ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पावर क्वेरी एडिटर में अभी तक हमने दो टेबल का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। कौन से दो टेबल है हमारे? कैलेंडर एंड कस्टमर। So let's fetch new table for more transformation. I'll just select my text CSV connectors. This time I'll select this product category table. Sir, some students are in waiting room. Okay, so प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल को मैंने कनेक्ट किया है यहाँ पे। तो लेट्स सी कि उसमें क्या क्या डेटा है और ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं है। इस टेबल में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। मेरे पास दो कॉलम है, एक प्रोडक्ट कैटेगरी की का है, सेकंड वन इज कैटेगरी नेम का। So this category key is nothing but primary key and each primary key assigned to each category. So दो ही कॉलम है। This is a dimension table. दो टेबल्स के टाइप होते हैं पावर बीआई में जब हम डेटा फेच करते हैं। तो डायमेंशन टेबल एंड फैक्ट टेबल्स, जिसको हम ट्रांजैक्शन टेबल भी बोलते हैं या लुकअप टेबल भी बोलते हैं मल्टीपल वर्ड से। तो इस टेबल में फैक्ट टेबल्स, ट्रांजैक्शन टेबल्स या लुकअप टेबल्स में हम डेटा कौन सा स्टोर करते हैं? हम बिजनेस वैल्यूज स्टोर करते हैं, जिसमें जिसमें एट्रीब्यूट्स नहीं होते। एट्रीब्यूट्स किस में होते हैं? डायमेंशन टेबल्स में होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब दिस प्रॉपर्टीज, लेट्स से कि दिस कैटेगरी नेम, सो दिस इज अ एट्रीब्यूट। बट इस कैटेगरी का सेल जो होगा, दिस इज बिजनेस वैल्यू। तो सेल की वैल्यू ट्रांजैक्शन टेबल में स्टोर रहेगी एंड ये जो डायमेंशंस रहेंगे, ये जो एट्रीब्यूट्स रहेंगे, बाइक्स, कंपोनेंट्स, क्लोथिंग, एक्सेसरीज, ये एक सेपरेट टेबल में स्टोर रहेंगे, जिसको हम डायमेंशन टेबल बोलते हैं। डायमेंशन टेबल्स में ऑल वैल्यूज आर यूनिक। सो ये अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो इसमें बाइक के लिए बस एक रो है। बट ट्रांजैक्शन टेबल की बात करूंगा मैं, तो उस ट्रांजैक्शन टेबल में बाइक के लिए मल्टीपल रोज होंगे, क्योंकि बाइक के लिए मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकती है। जब हम ट्रांजैक्शन टेबल लोड करेंगे देन वी विल अगेन सी कि डिफरेंस क्या है डायमेंशन टेबल्स एंड फैक्ट टेबल्स में। ऑल्सो वी विल गोइंग टू सी प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंसेप्ट ऑल्सो एट दैट टाइम। ठीक है, सो हमने ये जो थर्ड टेबल यहाँ पे लोड किया है, इसका प्रीव्यू में मुझे दो कॉलम्स दिख रहे हैं। No need to transform anything, so simply instead of doing transform data, I'll simply load this table directly into the Power BI desktop application. Yes. 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 Okay. So अब ये जो कंसेप्ट है प्राइमरी की, फॉरेन की, ये जब हम हमारा जो ट्रांजैक्शन डेटा है इस पर्टिकुलर डेटा सेट का जब हम लोड करेंगे, देन वी विल सी एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजैक्शन टेबल्स एंड द डायमेंशन टेबल। ऑल्सो गोइंग टू सी द कंसेप्ट फॉर प्राइमरी की एंड फॉरेन की, क्योंकि प्राइमरी की, फॉरेन की कंसेप्ट से ही हम मॉडल जो बनाने वाले आगे पावर बीआई में, रिलेशनशिप्स जो बोलते हैं हम टेबल्स के बीच में जो क्रिएट करने वाले, वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ठीक है, सो अभी के लिए पावर क्वेरी एडिटर पे फोकस करेंगे। देन वंस वी स्टार्टिंग द मॉडलिंग पार्ट, एट दैट टाइम वी विल सी द प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंसेप्ट अलोंग विद डायमेंशन टेबल एंड फैक्ट टेबल कंसेप्ट। ठीक है, सो दिस टेबल में कोई ट्रांसफॉर्मेशन की नीड नहीं है। सो अननेसेसरी मैं पावर क्वेरी एडिटर को ओपन करके वापस से क्लोज एंड अप्लाई करके डेटा लोड नहीं करूंगा। मैं सिंपली यहाँ पे लोड क्लिक करके पावर बीआई डेस्कटॉप में उस डेटा को लोड कर रहा हूँ। ठीक है, let this data load into the Power BI desktop. Okay, so again I'll go to the new table text CSV. I'm selecting this product subcategory table. Again this is a dimension table, no need transformation for this. So simply I'll again, if you see यहाँ पे एक सब कैटेगरी की का कॉलम है, सब कैटेगरी का नाम है एंड प्रोडक्ट की कैटेगरी की है। इसका मतलब ये है कि जिस प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल को अभी हमने लोड किया, उस प्रोडक्ट कैटेगरी में जो कैटेगरीज है
उन कैटेगरीज की सब कैटेगरीज इस टेबल में दी है। प्रोडक्ट कैटेगरी का टेबल अलग है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी का टेबल अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 कॉलम्स हैं। नो नीड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस, so simply I'll just click on the load button to load this subcategory table into the Power BI desktop application. हम अभी कनेक्टर कौन सा यूज कर रहे हैं? इन फाइल्स को फेच करने के लिए कौन सा कनेक्टर यूज कर रहे हैं? टेक्स्ट CSV। ओके, सो 4 टेबल हमने लोड कर दिए। लेट्स गो फॉर दिस प्रोडक्ट टेबल। क्लिक ऑन दिस प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, ठीक है, इसमें मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई करने हैं। सो आई क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म डेटा, ओपन पावर क्यूरी एडिटर। फाइन, लेट्स से मेरे पास ये प्रोडक्ट SKU का टेबल है। यहाँ पे मुझे आउटपुट में चाहिए HL-U509। ये जो फर्स्ट है, इतना फर्स्ट रो दिख रहा है सबको, HL-U509-R। आउटपुट में मुझे चाहिए HL-U509, इतना ही चाहिए हर एक सेल के लिए। तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं? मुझे न्यू कॉलम चाहिए तो ऐड कॉलम के सेक्शन में जाऊंगा। आउटपुट में मुझे चाहिए HL-U509, इन सेंस इस सेल के अंदर से जो वैल्यूज है उसमें से कुछ मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, राइट? हमने वो ऑलरेडी ऑप्शन देख चुके हैं ना एक्सट्रैक्ट का। तो कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं हम ये आउटपुट लाने के लिए? HL-U509। डिलिमिनेटर के हमारे पास 3 ऑप्शंस है। कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे हम? टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर, और डिलिमिनेटर कौन सा पास करोगे? यहाँ पे डिलिमिनेटर कितने हैं? 2 डिलिमिनेटर सेम ही है यहाँ पे। तो टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर मैं यूज करूंगा तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा कि डिलिमिनेटर कौन सा है पूछेगा। तो मैं अगर ये डिलिमिनेटर दे दूं डैश वाला, तो वो आउटपुट में क्या देगा मुझे? HL देगा। हमें क्या चाहिए? HL-U509 चाहिए। या वी कैन स्किप फर्स्ट। सो स्किप करने के लिए कैसे कर सकते हैं? दिस टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर में मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे नीचे एडवांस ऑप्शन है। एडवांस ऑप्शन में फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इनपुट नंबर ऑफ डिलिमिनेटर टू स्किप, मुझे एक डिलिमिनेटर स्किप करना है। कौन सा डिलिमिनेटर है? आइफन का। ये डिलिमिनेटर मैं स्किप करने वाला हूँ, तो सेकंड डिलिमिनेटर जो होगा उसके पहले वाला आउटपुट वो मुझे देगा। फर्स्ट डिलिमिनेटर वो स्किप करेगा। सो मैं ओके करता हूँ। इफ आई चेक द आउटपुट, सी HL-U509 फर्स्ट डिलिमिनेटर जो था वो उसने स्किप कर दिया। समझ में आ रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन? से मैं इसको नाम देता हूँ SKU, राइट? नाउ आई वांटेड टू डू प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट प्राइस की जो 2 कॉलम है मेरे पास, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस मल्टीपल्स है। मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिस्ट्रिक्ट करना है डेटा। सो विच ऑप्शंस वी कैन यूज? मुझे इन 2 कॉलम्स में जो डिलिमिनेटर्स है, डेसिमल प्लेसेस है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू दिख रही है, मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही रिस्ट्रिक्ट करनी है इनको। सो कैसे कर सकते हैं इसको? Which Rounding options use we rounding. राउंडिंग yes we can use rounding options. Rounding में हमारे पास कितने ऑप्शंस है? 3 ऑप्शंस है। Which options we use? If we wanted to give a specific decimal number, then round options we can use. Okay, round up and round down किस लिए है? मुझे डेसिमल प्लेसेस में अप जाना है या डाउन जाना है, तो राउंड करके वैल्यू देगा। तो अगर मैं राउंड अप यूज करता हूँ तो 13.0863 का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे?
14 मिलेगा, और राउंड डाउन जब करूंगा तब 13 मिलेगा। अभी यहाँ पे मैं एक एक कॉलम को ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करने से अच्छा मैं दोनों कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट कर लूंगा एंड देन आई कैन यूज राउंडिंग ऑप्शंस। और मुझे नया कॉलम भी क्रिएट नहीं करना है, मुझे इसी कॉलम के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऐड कॉलम सेक्शंस, मैं ट्रांसफॉर्म या होम में जाके वो ऑप्शंस ले सकता हूँ। ठीक है, सो मैं कंट्रोल प्रेस करके दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म में मैं राउंडिंग में जा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म क्यों लिया मैंने, मुझे नए कॉलम नहीं चाहिए, मुझे एग्जिस्टिंग कॉलम पे ही ट्रांसफॉर्मेशंस करना है। सो मैं राउंड ऑप्शंस लूंगा, डेसिमल प्लेसेस में यहाँ पे पुट करता हूँ, 2 डेसिमल प्लेसेस तक की मुझे वैल्यूज चाहिए। सो 2 डेसिमल प्लेसेस तक की वो ट्रांसफॉर्मेशंस करके मुझे देगा। ठीक है, whatever we do over here, whatever the transformation, whatever the operations we use, all the steps are stored in over here in query setting sections applied steps। ठीक है, इस अप्लाइड स्टेप्स को अगर एडिट करना रहेगा तो गियर आइकॉन्स पे क्लिक करके मैं उस स्टेप को एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट बोलो, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। यस सर। कुछ डाउट है यहाँ तक जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है इस तक? नहीं सर। Okay, so next transformation is, this is product size table। if I drop down this, यहाँ पे साइज कुछ नंबर्स में भी है एंड कुछ वर्ड्स में भी, मतलब लेटर्स में भी, एक्सेल एमएल वगैरह सब। सो ऐसे जो डुअल डेटा होता है जिसमें टेक्स्ट भी है एंड नंबर्स भी है, ऐसे डेटा को मैं एनालिसिस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। सो मुझे इस कॉलम को डिलीट करना है इस टेबल से। सो कैसे डिलीट कर सकते हैं हम प्रोडक्ट साइज के कॉलम को? हमारे पास ये चूज कॉलम ऑप्शन है या रिमूव कॉलम ऑप्शन है, राइट? तो मैं चूज कॉलम में जाके भी रिमूव कर सकता हूँ, रिमूव कॉलम में जाके भी कर सकता हूँ, बट इन दिस केस मुझे एक ही कॉलम को रिमूव करना है। सो चूज कॉलम में जाने से अच्छा मैं रिमूव कॉलम्स में ही डायरेक्टली रिमूव कॉलम्स का अगर ऑप्शन लूँ तो सिलेक्टेड कॉलम जो वो रिमूव हो जाएगा। ओके, चूज कॉलम में हमारे पास क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, सेलेक्ट करने पड़ेंगे सारे कॉलम्स, और जो अननेसेसरी है उनको अनचेक करना पड़ेगा। बट रिमूव कॉलम्स में जो सेलेक्टेड है उनको आप डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, या रिमूव अदर कॉलम्स करने से बाकी के कॉलम चले जाएंगे, जो सेलेक्टेड है वो वैसे के वैसे रहेंगे। एक और ऑप्शन रहेगा, आप कॉलम्स पे राइट क्लिक करके जो ऑप्शंस हम देख चुके हैं उनको आप शॉर्टकट वे से यहाँ से ले सकते हैं। जैसे रिमूव करना है, रिमूव अदर करना है, डुप्लीकेट करना है, रिप्लेस वगैरह करना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। बट हम ऑप्शंस यहाँ से चूज करेंगे ताकि हमें पता हो कि कौन सा ऑप्शंस किस लेवल में आता है, होम में आता है या ट्रांसफॉर्म में आता है, उसकी बेस लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइज का कॉलम हमने डिलीट कर दिया। अगेन वी हैव दिस प्रोडक्ट स्टाइल कॉलम। अगर इस कॉलम को मैंने ड्रॉप डाउन किया तो यहाँ पे कुछ फर्क दिख रहा है आपको? ये MUW कुछ साइज है एंड ये यहाँ पे एक 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स डेटा टाइप हुआ, अगेन टेक्स्ट भी है एंड डेटा भी है, मतलब इंटीजर भी है एंड टेक्स्ट भी है। सो मैं इस 0 को रिप्लेस कर सकता हूँ एक टेक्स्ट के साथ, जैसे कि नॉट अवेलेबल NA करके मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो उस कॉलम में मेरा जो डेटा रहेगा वो एक जैसा ही रहेगा, टेक्स्ट ही रहेगा। देन आई कैन यूज दिस कॉलम एज अ फॉर द एनालिसिस पर्पस। ठीक है, सो मुझे अगर 0 को रिप्लेस करना है NA से तो विच ऑप्शंस वी कैन यूज? रिप्लेस वैल्यू। रिप्लेस वैल्यू, राइट? सो मुझे इसी कॉलम के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, देन आई कैन यूज होम ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों में से यूज करूंगा। यहाँ पे हमारे पास रिप्लेस वैल्यूज है, मैं रिप्लेस वैल्यूज पे क्लिक करता हूँ। वैल्यू टू फाइंड क्या आएगा? 0 रिप्लेस विथ व्हाट? NA। सो 0 जो होगा वो यहाँ से रिप्लेस हो गया। इफ आई कैन क्रॉस चेक तो देखो यहाँ पे MNAUNW ऐसी कुछ प्रोडक्ट की स्टाइल है। ठीक है, एक और ट्रांसफॉर्मेशन है जो कभी कभार हमें यूज करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे देखो इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस में
जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो एक कॉमा सेपरेटेड से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर सेल के लिए, तो ये सेल मल्टीपल इंफॉर्मेशन होल्ड करती है, कॉमा सेपरेटेड से मल्टीपल इंफॉर्मेशन होल्ड करती है। तो ये एक चीज आती है, नॉर्मलाइजेशन की कंसेप्ट यहाँ पे सामने आती है। वी हैव डेटा नॉर्मलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं। नॉर्मलाइजेशन के कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये कंसेप्ट आती है डेटा हैंडलिंग की साइड में, ठीक है। क्योंकि एक जो सेल होती है, उस सेल में आप एक ही वैल्यू स्टोर करो, मल्टीपल वैल्यू स्टोर मत करो। अगर मल्टीपल वैल्यू स्टोर है तो उनको आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मलाइज करना पड़ेगा मतलब हर एक सेल के लिए ये एक जो कॉमा सेपरेटेड है, इस कॉमा को मैं एज ए इनपुट पकड़ के यहाँ पे रोज बढ़ा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो अब लेट्स से कि दिस प्रोडक्ट की 214 प्रोडक्ट की है, और लेट्स यूज दिस प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे भी कॉमा सेपरेटेड कुछ वैल्यूज है। सो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड दो वैल्यूज है, राइट। स्पोर्ट 100 हेलमेट एक है एंड रेड एक है। तो अगर मैं इसको नॉर्मलाइज करूं, तो यहाँ पे मेरे पास 214 के इस 214 इस रो के दो रो बन जाएंगे, 214 214। एक रो में आएगा स्पोर्ट 100 हेलमेट, सेकंड रो में आएगा रेड। जो कॉमा है वो कॉमा क्या करेगा, सेपरेटर का काम करेगा, और वैल्यूज को, एक सेल की वैल्यूज को स्प्लिट कर देगा दो रोज में, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें कभी कभी करना पड़ता है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन यूज केस के हिसाब से, ठीक है। मैं बस डेमो दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट कभी कभी लेट्स से कि मैं ऐसे कोई एक सिनेरियो पे काम कर रहा हूँ, जैसे कि बॉडी पार्ट्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। बॉडी पार्ट्स पे एनालिसिस कर रहा हूँ, और मुझे इंजरीज शो करनी है कि लेट्स से हेड पे कितनी इंजरीज हुई है, या एल्बो पे कितनी इंजरीज हुई है, चेस्ट पे कितनी इंजरीज हुई है। तो मैं लेट्स से कोई कस्टम विजुअल यूज कर रहा हूँ, सिनेप्टिक पैनल लेट्स से, और वहाँ पे मैंने एक एक बॉडी का मैप लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं अगर हेड पे क्लिक करूंगा, तो मेरा डेटा जो है वो मुझे इंजुरीज शो करेगा कि हेड पे कितनी इंजुरीज है, ठीक है। तो इनिशियली जब मुझे डेटा मिलेगा, तो मेरे पास डेटा ऐसे सेग्रीगेट करके नहीं आया होगा, वहाँ पे सिंपली लिया होगा कि लेट्स से कि जो आपका इंजर पार्ट है वो हेड है, लेट्स से कि एक्सीडेंट जो है, एक्सीडेंट 1 हुआ है, इसमें एक पर्सन इंजर हुआ है, और उसको इंजरी जो हुई है वो इंजरी उन्होंने एक ही सेल में मेंशन की हुई है, जैसे कि उसको हेड को इंजरी हुई है, नोज को इंजरी हुई है, उसका एल्बो भी है, राइट। क्योंकि इन्फॉर्मेशन स्टोर करते टाइम पे वो एक ही सेल में इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे। लेकिन जब आपको एनालाइज करना है डेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज इन द सेंस कि आपको एक सेल की मल्टीपल रोज बनानी पड़ेंगी, तभी आपका डेटा जो है वो सॉर्ट होगा। अगर मैं हेड क्लिक करूंगा तो हेड के लिए ही बस डेटा सॉर्ट होगा, नोज क्लिक करूंगा तो नोज के लिए सॉर्ट होगा। अगर सारी इंफॉर्मेशन एक सेल में रहेगी तो वो सॉर्ट नहीं कर पाएगा कि कौन सी इंजरी किस पर्सन की हुई है, नोज के लिए कितने पर्सन है, हेड के लिए कितने पर्सन है, या कितनी केसेस हुए इंजरी की, ये एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तब हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा डेटा को, ये सिनारियो हमें तब तब यूजफुल रहेगा। इसलिए उसको हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स से हमने एक ऑप्शन देखा हुआ है, राइट, स्प्लिट कॉलम का, ठीक है। स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन हमने देखा है, वहां पे एक एडवांस ऑप्शन है। तो मैं प्रोडक्ट नेम के कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। लेट मी गो टू द स्प्लिट कॉलम। अगेन आई गो टू द ट्रांसफॉर्मेशन स्प्लिट कॉलम में, बाय डेलिमिनेटर मैं स्प्लिट करूंगा। डेलिमिनेटर में यहाँ पे कॉमा चूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन जो है, इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूँ, तो स्प्लिट कॉलम का नाम क्या है, कॉलम्स को स्प्लिट करना है। लेकिन स्प्लिट कॉलम मुझे कॉलम्स के फॉर्म में नहीं करना है, मुझे रोज के फॉर्म में स्प्लिट करना है उसको। तो यहाँ पे देखो मुझे ऑप्शन आता है एडवांस ऑप्शन में, स्प्लिट इनटू कॉलम्स और रोज। तो इन दैट केस आई कैन से मुझे कॉलम्स में स्प्लिट नहीं करना है, मुझे उसको रोज में स्प्लिट करना है, ठीक है। सो आई कीप दिस ईच ऑकरेंसेस ऑफ द डेलिमीटर, मतलब जितनी टाइम कॉमा आएगा उस सेल में, उन सारी वर्ड्स को वो क्या करेगा, रोज में स्प्लिट कर देगा। सो सिंपली आई जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे देखो स्पोर्ट 100 हेलमेट एक सेल में चला गया, और रेड जो है वो दूसरे सेल में आ गया। ये जो सेल है ये डुप्लीकेट हो गई, 214 214। समझ में आ रहा है ये?
ठीक है, स्प्लिट कॉलम में ये एडवांस ऑप्शन समझ में आया। ये हमने क्यों किया, हमने डेटा को नॉर्मलाइज किया, कॉमा सेपरेटेड जो एक सेल में मल्टीपल वैल्यूज थी उनको हम रो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि जो एनालिसिस हम करते हैं पावर बीआई में या कोई भी अदर टूल्स में, तो हम रोज को सेग्रीगेट करते हैं, राइट। अगर मेरे पास डेटा है, मुझे देखना है लेट्स से कि जर्मनी का सेल कितना है, और मेरी ट्रांजैक्शन टेबल में जर्मनी के लिए भी डेटा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है, कनाडा के लिए, मल्टीपल कंट्रीज के लिए डेटा है। तो अगर मुझे जर्मनी का सेल देखना रहेगा, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल एक्सेल पे हम क्या करेंगे कि जर्मनी पे कंट्री का जो कॉलम रहेगा उस पे जाएंगे और जर्मनी के लिए फिल्टर लगा देंगे। तो इन शॉर्ट क्या होगा, अगर मेरे पास टोटल 100 रोज है और जर्मनी के लिए लेट्स से उसमें 20 रोज है, तो जर्मनी का जो 20 रोज है वो सेग्रीगेट होंगे, करेक्ट। तभी मुझे डेटा पता चलेगा कि जर्मनी के लिए लेट्स से 1 मिलियन सेल है, तो वो रोज फिल्टर आउट होंगे पूरे डेटा में से, 100 में से 20 रोज फिल्टर आउट होके मुझे वैल्यूज मिलेगी। तो जब तक रोज में डेटा नहीं आएगा तब तक मैं फिल्ट्रेशन नहीं कर पाऊंगा, कॉलम्स में फिल्ट्रेशन नहीं होता, रोज में फिल्ट्रेशन होता है, अंडरस्टैंड। इसलिए हमने क्या किया, डेटा को नॉर्मलाइज किया इन द रोज, ना कि कॉलम में। ये कंसेप्ट समझ में आई सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट? ऑनलाइन स्टूडेंट, Yes, sir. Yes, sir. I'll just remove this transformation because this is the dimension tables. We never keep duplicates in the dimension table. ठीक है, तो मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से निकाल रहा हूँ, मैंने बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस टेबल में ये ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया। ठीक है, I'll just delete this steps. Again we got whatever the data we have. Fine. So let's check कि कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। अगेन अगर मुझे इस प्रोडक्ट एसक्यू टेबल में से आउटपुट में इतना चाहिए होता U509-R, HL नहीं चाहिए था, तो कौन सा ऑप्शन यूज करता मैं, बिफोर Before डिलिमिनेटर delimiter. के। टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर। नहीं, मुझे U509-R भी चाहिए। ये जो सेल है HL-U509-R, इसमें से आउटपुट में चाहिए U509-R, HL डैश नहीं चाहिए। उसने फर्स्ट डिलिमिनेटर को क्या करना चाहिए, स्किप करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने ये बिफोर डिलिमिनेटर यूज किया, हम आफ्टर डिलिमिनेटर यूज कर सकते हैं, राइट। और आफ्टर डिलिमिनेटर में मुझे स्किप करने की जरूरत है क्या, मैं तो सिंपल ऑपरेशन से भी कर सकता हूँ ना, क्योंकि डिफॉल्ट तो वो फर्स्ट डिलिमिनेटर के बाद वाला ही देने वाला है मुझे। टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिनेटर यूज करूंगा और डैश यूज करूंगा वहां पे डिलिमिनेटर, तो U509-R ही आउटपुट मिलेगा मुझे, मुझे स्किप करने की जरूरत नहीं है कोई डिलिमिनेटर। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशंस इस टेबल के लिए इनफ है इतने। I'll just load this data into the Power BI desktop application. कैसे लोड करते हैं, we'll go to the home and we have this close and apply options. Let's just simply click on this close and apply. Load this data into the Power BI desktop application. Okay, so let's try for another table. Again go to the text CSV. Product table दिया हमने, returns and sales table we have. Let's fetch this return table. Return table is our transaction table. ठीक है, रिटर्न टेबल में क्या इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमें मेरी जो कंपनी है, जिस कंपनी का ये डेटा है, उनकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट रिटर्न हुए हैं, मे बी उसमें कुछ फॉल्ट हो सकता है, उस फॉल्ट की वजह से वो प्रोडक्ट कस्टमर ने रिटर्न किए हुए, तो उनका डेटा उन्होंने ऐसे स्टोर करके रखा है कि कौन सी डेट को वो प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है, कौन से रीजन से हुआ है। टेरिटरी की मतलब एक रीजन की है, जो एक नंबर जो डिनोट करती है, कोई एक रीजन डिनोट करती है, जैसे 9 नंबर का कोई रीजन होगा, उस रीजन से 312 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न हुआ है कितनी क्वांटिटी में। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पे सारी बिजनेस वैल्यूज दिख रही है, राइट, सारे नंबर्स दिख रहे हैं। सो दिस इज अवर ट्रांजैक्शन टेबल।
आपके एट्रीब्यूट्स जो डायमेंशन टेबल्स होते हैं उसमें क्या होती है, मोस्टली टेक्स्ट रिलेटेड डेटा होता है, राइट? जैसे कि कस्टमर टेबल है तो कस्टमर की बर्थ डेट, उसका ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, वट एवर द इंफॉर्मेशन, उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन कस्टमर टेबल में स्टोर है। बट उस किस कस्टमर ने ऑर्डर किया है तो उस ऑर्डर का डिटेल में अगर ट्रांजैक्शन टेबल में देखो तो उस कस्टमर को जो की असाइन की होगी वो की मुझे बस उस ट्रांजैक्शन टेबल में मिलेगी कि उस कस्टमर का नंबर, लेट्स से कि 10 नंबर का कस्टमर है तो 10 नंबर के कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन मुझे कस्टमर टेबल में मिलेगी, लेकिन ट्रांजैक्शन टेबल में मुझे बस नंबर 10 मिलेगा। ठीक है, ये अंडरस्टैंड हो रहा है? डायमेंशन टेबल्स एंड ट्रांजैक्शन टेबल्स जो आप सामने आ रहे हैं अभी अभी, उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, एक्चुअली में भी जब आप एक्चुअल डेटा पे काम करोगे वहां पे भी ऐसे ही होता है। डायमेंशन टेबल्स में एट्रीब्यूट स्टोर होते हैं एंड बिजनेस वैल्यूज जो होती है वो ट्रांजैक्शन टेबल में स्टोर होती है। ठीक है, सो इस टेबल में ट्रांसफॉर्मेशंस की कोई नीड नहीं है, बिकॉज वी नेवर डू एनी ट्रांसफॉर्मेशंस इन ए ट्रांजैक्शन टेबल, बिकॉज ऑलरेडी वहां पे डेटा उन्होंने प्रॉपर वे से स्टोर करके रखा होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशंस की ट्रांजैक्शन टेबल को कोई जरूरत नहीं पड़ती। किस एंड की या किस टाइप में जरूरत पड़ती है वी विल सी। ठीक है, तो इस रिटर्न के टेबल को कोई जरूरत नहीं है ट्रांसफॉर्मेशंस की। आई सिंपली लोड दिस टेबल इन पावर बाई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस and let's fetch we whatever the data we have for the next transaction table which is nothing but a sale। ठीक है, तो सेल का डेटा क्या क्या होल्ड करता है, लेट्स चेक दिस। सो टेक्स्ट सीएसवी कनेक्टर को जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सेल के रिगार्डिंग तीन टेबल्स है, सेल्स 2015, सेल्स 2016 एंड सेल्स 2017। ठीक है, तीनों टेबल का फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट इन द सेंस मैं स्कीमा बोलूंगा यहाँ पे। स्कीमा क्या होता है, उस टेबल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इन द सेंस कि नंबर ऑफ कॉलम्स उस टेबल में कितने हैं, कॉलम्स के नाम कितने हैं, ठीक है, डेटा टाइप क्या है उन कॉलम्स का। तो सारी इंफॉर्मेशन तीनों टेबल्स की सेम है, मतलब उनका स्कीमा सेम है। बस 2015 के लिए एक अलग टेबल है, 16 के लिए एक टेबल अलग है, 17 के लिए एक टेबल अलग। ठीक है, so let's load this table and see कि what kind of a transformations we can able to do। so मैं 2015 का टेबल यहाँ पे फेच कर रहा हूँ फर्स्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं प्रीव्यू में देखूँ तो कुछ कॉलम्स हैं यहाँ पे, ऑर्डर डेट, स्टॉक डेट, ऑर्डर नेम वगैरह। so I'll just click on this transform data to load this data into Power Query editor। ठीक है, सो सारी कॉलम्स जो है उसमें सारी बिजनेस वैल्यूज यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, सो again I load this 2016 and 17 data also in over here। so, 15 का जैसे लोड किया मैंने 16 का भी लोड कर रहा हूँ and similarly for 17 also। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पे देखो, अगर मुझे वापस से न्यू सोर्स पे जाके टेक्स्ट सीएसवी कनेक्टर सेलेक्ट करना पड़ रहा है, अगर मेरा सोर्स एक ही है वहां से मैं मल्टीपल टेबल्स ले रहा हूँ तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन रिसेंट सोर्स में स्टोर होती है, तो मैं रिसेंट सोर्स में जाके भी सेम जगह से इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। रिसेंट सोर्स मतलब जिस रिसेंट लास्ट जो टेबल आपने जहां से फेच किया वो आपका रिसेंट सोर्स हुआ, तो मैं रिसेंट सोर्स पे क्लिक करके यहाँ पे लिस्ट में से ले सकता हूँ कि मुझे कौन सा टेबल लेना है। ठीक है, अगेन आई गो टू द मोर। ठीक है, यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है, सो अगेन आई गो टू द टेक्स्ट सीएसवी फ्रॉम द न्यू सोर्स एंड लेट्स से 17, क्लिक ऑन द 17। सिंपली आई क्लिक ऑन ओके। सो मेरे पास यहाँ पे अभी 3 साल का डेटा है, 2015, 16 एंड 17। सो जब मैं यहाँ पे क्लोजन अप्लाई करता हूँ इस डेटा के ऊपर तो मेरे पास यहाँ पे तीन टेबल लोड होंगे, राइट? 2015 का एक टेबल लोड होगा, 16 का एक होगा, 17 का एक लोड होगा। तीनों टेबल में इंफॉर्मेशन जो है वो स्कीमा सेम है, तो इंस्टेड ऑफ ठीक है, सो मैं जब तीन टेबल्स को लोड कर रहा हूँ तो इंडिविजुअल ये तीनों टेबल लोड हो रहे हैं,
लेकिन इन तीनों टेबल्स में जो डेटा है वो डेटा सेम है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इन तीनों टेबल का मर्ज करके एक टेबल बना सकता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ लोडिंग दिस 3 टेबल्स, मैं एक ही टेबल लोड कर सकता हूँ जिसमें 3 साल का डेटा हो। अभी इंडिविजुअल टेबल में इंडिविजुअल ईयर का डेटा है, जैसे 2015 में 15 का है, 16 का है, 17 का। इंडिविजुअल टेबल में इंडिविजुअल ईयर का डेटा है। तो मैं एक नया टेबल बनाऊंगा जिसमें इन तीनों साल का कंबाइनली डेटा होगा। सो वी हैव दिस ऑप्शंस ओवर हियर, अपेंड क्यूरीज। अपेंड का क्या मतलब होता है, मैं डेटा को स्टैक कर रहा हूँ एक दूसरे के ऊपर। एक डेटा है, उस सेम फॉर्मेट में दूसरा डेटा है, तो उस डेटा को उठाऊंगा, स्टैक करूंगा उसके ऊपर। अगेन थर्ड डेटा उठाऊंगा, उसके ऊपर स्टैक करूंगा। तो स्टैकिंग जो होगा डेटा का एक दूसरे के ऊपर, उसको हम अपेंड बोलेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अपेंड क्यूरीज में दो ऑप्शंस आते हैं, अपेंड क्यूरीज एंड अपेंड क्यूरीज एज अ न्यू। ठीक है, so firstly we will understand append queries as a new, then you will automatically understand what append queries is. ठीक है, so मैं 2015 का जो डेटा है, इस 15 के डेटा को सेलेक्ट कर रहा हूँ, append queries as a new को ऑप्शन ले रहा हूँ। ठीक है, append queries as a new का जब ऑप्शन लूंगा तो मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे वो पूछेगा कि आपके जो टेबल है जिनको आपको अपेंड करना है वो कितने हैं, 2 टेबल है या 2 से ज्यादा टेबल। हमारे केस में 3 टेबल है, सो विल चूज दिस वन, 3 और मोर टेबल। ठीक है, जब मैं 3 और मोर टेबल्स को क्लिक करूंगा, जो टेबल मैंने सेलेक्ट किया था 2015, वो यहाँ पे टेबल्स टू अपेंड की लिस्ट में ऑलरेडी आ गए। हमें 16 एंड 17 को ऐड करना है, तो मैं 16 को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, इसको ऐड करूंगा तो वो इस लिस्ट में आ जाएगा। अगेन सेम वे 17 को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा। टेबल्स टू अपेंड में मेरी तीनों टेबल्स यहाँ पे आ गए। आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस ओके। तो अपेंड क्यूरीज एज अ न्यू मतलब एक नया टेबल बनेगा, इन तीनों टेबल को वैसे की वैसे रखेगा वो, लेकिन एक नया टेबल बनेगा सेपरेट, जिसमें तीनों साल का डेटा होगा। उसको चेक करना रहेगा, तो इस ऑर्डर डेट का यूज करके मैं एक कॉलम बनाऊंगा ईयर का, जिसमें मैं चेक कर सकता हूँ कि इस टेबल्स में कितने साल का डेटा है। राइट, डेट वाइज तो चेक नहीं कर सकते, तो मैं ऑर्डर डेट को सेलेक्ट करूंगा। अगर ईयर का कॉलम बनाना है तो कैसे बनाते हैं हम, ऐड कॉलम के सेक्शंस में डेट देन ईयर। ठीक है, ईयर का कॉलम बन गया। इफ आई लोड दिस, लोड मोर, यहाँ पे देखो मुझे 15, 16 एंड 17 3 साल का डेटा दिख रहा है। इंडिविजुअली टेबल्स में एक ही साल का डेटा था, लेकिन जो टेबल हमने बनाया नया वाला, उसमें तीनों साल का डेटा है। तो मुझे ये तीनों टेबल लोड करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं अगर एक ही टेबल लोड कर दूँ ये, तो उसमें मुझे तीनों साल का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, ये अंडरस्टैंड हो रहा है। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन था, अपेंड क्यूरीज एज ए न्यू, ये जो सेकंड ऑप्शन हमने यूज किया, सो अपेंड क्यूरीज का क्या मतलब होता है, ये नया टेबल नहीं बनेगा, जो टेबल आपने सेलेक्ट किया था उसी टेबल के अंदर ये 16 और 17 का डेटा चला जाएगा। ठीक है, सो नया टेबल नहीं बनेगा, एग्जिस्टिंग टेबल जो आपका है उसी टेबल के अंदर बाकी 2 टेबल्स का डेटा पुश हो जाएगा। ठीक है, सो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि ऑलवेज आप अपेंड क्यूरीज एज ए न्यू करो, एक सेपरेट टेबल ले लो, बाकी के टेबल जो है हम उसको इनेबल लोड करते हैं। सो ये इनेबल लोड की जो कंसेप्ट है वो क्या है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये तीनों टेबल्स को मिला के एक टेबल बना लिया। अभी मुझे इन 3 टेबल्स की नेसेसिटी नहीं है, लेकिन ये जो अपेंड का टेबल जो बना है वो डिपेंड किस पे करता है, इन 3 टेबल्स पे करता है। सो मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, बस पावर बीआई डेस्कटॉप पे जब मैं डेटा को लोड करूंगा, तो इन तीनों टेबल्स को मैं इनेबल लोड करके अनचेक कर दूंगा, ताकि लोड होते समय बस वो अपेंड 1 को लोड करे, इन तीनों टेबल्स को लोड ना करें, क्योंकि ये अननेसेसरी डेटा हो जाएगा। मैं तो यूज करने वाला हूँ अपेंड 1। ये 3 जो टेबल है, क्योंकि इन 3 टेबल्स में इंडिविजुअल डेटा है, तो 3 टेबल को लोड करने से अच्छा मैं एक टेबल लोड करूंगा जिसमें तीनों साल का डेटा। ठीक है, सो इनको इनेबल लोड करने के लिए मैं टेबल को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस मिलेंगे कि इनेबल लोड्स इंक्लूड इन रिपोर्ट रिपोर्टेशन, ये 2 ऑप्शंस मिलेंगे। इनेबल लोड का मतलब क्या होगा, लेट्स से कि इनिशियल लेवल पे मैं अभी इस केस में डेटा को लोड कर रहा हूँ, जैसे क्लोज एंड अप्लाई। तो जब डेटा लोड होगा तो वो 3 जो टेबल है मेरे 15, 16, 17 प्लस जो अपेंड का नया टेबल बनाया है, ये टेबल है, वो सारे के सारे टेबल लोड होंगे।
ठीक है। अगर मैं इस लिस्ट में देखूँ तो यहाँ पे देखो सेल्स 2015 भी है, 16 भी है, 17 भी है, एंड अप एंड वन जो हमने नया बनाया था टेबल एक, जिसमें 3 साल का डेटा है, वो भी लोड हुआ है। तो ये 3 टेबल अननेसेसरी है, राइट। अगर मैं मॉडल व्यू में भी गया तो यहाँ पे देखो वो मल्टीपल टेबल्स स्क्रीन पे दिखाई देंगे आपको। ये ऐसे मल्टीपल टेबल्स यहाँ पे लोड हुए हैं जिनकी जरूरत नहीं है। ये दिख रहा है एडवेंचर वर्क, सेल सेल सेल, क्योंकि एक टेबल होल्ड करता है इन तीनों की इंफॉर्मेशन, तो डेटा डुप्लीकेटेड है यहाँ पे जो अननेसेसरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इनेबल लोड का ऑप्शन यूज करते हैं। Go to the home and transform data again to open Power Query Editor, और इंडिविजुअल जो टेबल्स है उन टेबल्स को मैं इनेबल लोड कर रहा हूँ। सो 16 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक, इनेबल लोड, कंटिन्यू। अगर बारीकी से देखा तो जो टेबल इनेबल लोड है इसका फॉन्ट जो है ना थोड़ा कर्सिव में चला जाता है, इटैलिक हो जाता है, राइट। तो ये इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर लिस्ट में कोई पर्टिकुलर टेबल इनेबल लोड किया गया है। हो सकता है कि ऑलवेज नए रिपोर्ट्स का आपके पास इंफॉर्मेशन या नए रिपोर्ट्स बनाने के लिए नहीं आएगा। कभी कभी हो सकता है कि ऑलरेडी रिपोर्ट्स बने हुए हैं, उसमें कोई कस्टमाइजेशन हो या उसमें कोई एडिशन हो आपके पास। तो पावर क्यूरी एडिटर ओपन करने के टाइम पे अगर कोई टेबल उन्होंने इनेबल लोड करके रखे हुए हैं तो आपको वो ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवेंचर वर्क सेल जो है वो इनेबल लोड हुआ, उस पर अगर मैंने राइट क्लिक किया तो देखो ये इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश का ऑप्शन जो है वो चेक मार्क है बाय डिफॉल्ट, और वो अभी ग्रेड आउट हुआ है, ठीक है। मतलब वो जो रिपोर्ट है, ये जो पर्टिकुलर टेबल है, जब आपका डेटा रिफ्रेश होगा, आपका रिपोर्ट रिफ्रेश होगा, तो 2015 का टेबल रिफ्रेश में कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अपेंड वन जो बना हुआ है वो उसमें 2015 का डेटा है, 16 का भी डेटा है, 17 का डेटा है, मतलब ये तीनों टेबल्स को यूज करके ये अपेंड बना हुआ है। सो ये टेबल जब रिफ्रेश हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपेंड वन भी रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है इन 3 टेबल्स के ऊपर। तो 3 टेबल्स के अंदर का डेटा अगर अपडेट होता है तो उन 3 टेबल्स को यूज करके जो आपने चाइल्ड बनाया हुआ है टेबल, वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 2015, 16 और 17 को इनेबल लोड कर रहा हूँ। दूसरा जो ऑप्शन होता है इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश का, इसका मतलब है अगर मैंने इसको टिक कर दिया तो जब मेरा डेटा रिफ्रेश हो जाएगा तो वो टेबल कंसिडर नहीं किया जाएगा रिफ्रेश के अंदर। रिफ्रेश होता है मतलब आपका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपके डेटा सोर्स को कनेक्ट करता है, और वहां पे जो नया डेटा ऐड हुआ होगा उस डेटा के साथ रिफ्रेश हैपनिंग होता है, आपका रिफ्रेश होता है, रिपोर्ट्स का डेटा यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है आपकी फाइल्स के अंदर जो नया डेटा है, ठीक है। तो अगर मैं इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश को अनचेक करता हूँ तो ये टेबल कंसिडर नहीं किया जाएगा रिफ्रेश के टाइम पे। तो इस टेबल में अगर कोई नया डेटा ऐड हुआ है तो आपकी फाइल में वो डेटा ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो ऑलवेज वी प्रेफर इनेबल लोड। इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश का जो ऑप्शन है वो अनचेक कभी करते हैं, जैसे से कि कोई मेरा डायमेंशन टेबल है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले, मेरी लेट्स से कि हमारा जो प्रोडक्ट कैटेगरी का टेबल है जिसमें 4 कैटेगरीज है, तो मेरे बिजनेस में ऑलवेज 4 ही कैटेगरीज रहने वाली है, इसमें चेंजेस नहीं होने वाला, कुछ मैं कोई नई कैटेगरी ऐड करने नहीं वाला, ये मुझे पता है। तो ऐसे टेबल्स को अननेसेसरी में रिपोर्ट रिफ्रेश में पुट करके रिफ्रेश का टाइमिंग नहीं बढ़ा सकता। तो ऐसे टेबल्स को मैं क्या कर सकता हूँ, इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश में अनचेक कर सकता हूँ, ताकि जब रिफ्रेश हो तो ये टेबल रिफ्रेश ना हुई तो भी चलेगा मुझे, क्योंकि उसमें से डेटा जो है वो अपडेट नहीं होने वाला। डेटा अपडेट किस में होने वाला है, जो मेरे ट्रांजैक्शन टेबल्स है, जो डे टू डे मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरी ऑर्डर्स जो है, लेट्स से कि आज कुछ ऑर्डर्स है तो कल कुछ ऑर्डर्स आने वाली रहेंगी, मेरा डेटा आज तक अपडेट है, कल मेरी कुछ नई ऑर्डर्स आई तो डेटा जब मेरा कल रिफ्रेश होगा तो वो नई ऑर्डर्स उसमें ऐड होनी चाहिए, क्योंकि डेटा मुझे अपडेटेड चाहिए, राइट। मेरी जो कैटेगरीज है वो कैटेगरीज तो वही रहने वाली है, आज भी वही है, कल भी वही रहने वाली है। तो ऐसे डायमेंशन टेबल्स को मैं इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश को अनचेक कर सकता हूँ, डिपेंड करता है वो भी। जरूरी नहीं है कि लेट्स से कि मेरे 1 साल का कोई प्लान नहीं है कि मेरी नई कैटेगरी उसमें नहीं होगी, लेकिन बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए हो सकता है कि मैं 1 साल के बाद कोई नई कैटेगरी लॉन्च कर दूं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं, उस टाइम पे तो मुझे वो डेटा रिफ्रेश होना चाहिए, नया डेटा ऐड होना चाहिए, राइट। तो उस टाइम पे इंक्लूडिंग रिपोर्ट रिफ्रेश को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, उस टेबल को रिफ्रेश में ऐड करना पड़ेगा, तभी
नया डेटा जो रहेगा वो डेटा मेरे पावर बीआई रिपोर्ट्स में ऐड होगा। ठीक है, सो मैं अभी फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ, इनेबल लोड का जो ऑप्शन है उसको अनचेक कर रहा हूँ। इंटरव्यू में आपको ये पूछा जाता है ऑप्शंस की, इनेबल लोड ऑप्शंस क्या होता है, इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश का ऑप्शंस क्या होता है, ये ऑप्शंस आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे अननेसेसरी टेबल है उनको रिपोर्ट रिफ्रेश में तो इंक्लूड रख रहे हैं, बस पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड नहीं कर रहे हैं। सो मैं 15, 16, 17 इन तीनों को इनेबल लोड कर रहा हूँ। एंड नाउ लेट्स से कि ये जो अपेंड वन है इसको मैं अभी वैसे की वैसे रख रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको रीनेम करना चाहूँ तो डबल क्लिक करके इसको रीनेम कर सकता हूँ, बट अभी टाइमिंग के लिए मैं इसको अपेंड वन ही रख रहा हूँ नाम इसका। और नाउ मैं अभी क्लोज एंड अप्लाई अगर जब करता हूँ तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जो 15, 16, 17 ये जो थे जिनको इनेबल लोड किया, जब डेटा रिफ्रेश हो जाएगा तो ये टेबल्स यहाँ से चले जाएंगे। सी 15, 16, 17 यहाँ से चले गए। जब डेटा रिफ्रेश होगा, डेटा कैसे रिफ्रेश होगा, लेट्स से कि मैं यहाँ पे मैन्युअल रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश का ऑप्शन है मेरे पास, मैं अगर इसको क्लिक किया तो जितने टेबल्स को मैंने कनेक्शंस किया हुआ है, कैलेंडर, कस्टमर, उनको ये रिपोर्ट क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है, कनेक्ट करेगा, हर एक टेबल में जाके उस टेबल को लोड करेगा वापस पावर बीआई में, ताकि कुछ नया डेटा है कि नहीं वो चेक करेगा। अगर कुछ नया डेटा है तो इंडिविजुअल टेबल्स में वो डेटा ऐड हो जाएगा, आपका रिपोर्ट रिफ्रेश हो जाएगा, आपका डेटा अपडेटेड हो जाएगा। जो रिपोर्ट आपने बनाया होगा, लेट्स से कुछ विजुअल्स मैंने बनाए, कुछ बार चार्ट्स बनाए हैं जिसमें ऑर्डर्स की वैल्यू देख रहा हूँ मैं या सेल देख रहा हूँ, आज का सेल कुछ और हो सकता है, कल का सेल इंक्रीज होकर बढ़ सकता है। तो जो बढ़ा हुआ सेल है वो कब होगा, जब मैं डेटा को रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, ये जो रिफ्रेशिंग है यहाँ से हम मैन्युअली कर रहे हैं अभी पावर बीआई डेस्कटॉप में। रिफ्रेशिंग रिफ्रेशिंग मैन्युअली नहीं होता, वो ऑटोमाइज किया जाता है। जब पावर बीआई सर्विसेज का पार्ट पढ़ेंगे आप, जब रिपोर्ट जनरेशन आपका हो जाएगा, जब आप रिपोर्ट्स को पब्लिश करोगे, ऑनलाइन क्लाउड पे रखोगे, तब हमें ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी कि रिपोर्ट को ऑटोमेटिकली कैसे रिफ्रेश करें। ठीक है, क्योंकि कोई भी यूजर, कोई भी क्लाइंट रिपोर्ट्स को मैन्युअली रिफ्रेश करना नहीं चाहेगा, उसको सारी चीज़ें ऑटोमाइज चाहिए। रिपोर्ट जब वो ओपन करे तो रिपोर्ट उसको ऑलवेज अपडेटेड डेटा के साथ ही दिखना चाहिए। सो बैकएंड में ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारा प्रोसेस उसको हम सेट करके दें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? अपेंड क्यूरी एज अ न्यू एंड अपेंड क्यूरी दोनों में से फर्क समझा? ऑनलाइन स्टूडेंट, अपेंड क्यूरीज एंड अपेंड क्यूरीज एज अ न्यू, ये ऑप्शन समझ में आया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. फाइन। सो अभी हमने जो ऑप्शन देखा, लेट्स से कि 15, 16, 17 मेरे पास 3 साल का डेटा था, मैंने रिपोर्ट इस ऑप्शन को यूज करके मैंने अपेंड किया डेटा 3 साल का, मैंने रिपोर्ट बना दी उसमें। तो लेट्स से कंपनी ने 2018 का भी डेटा ऐड कर दिया, जैसे कि हमारी ये जो फाइल है ना जहाँ पे हमने डेटा को स्टोर करके रखा है, जैसे मेरा ये जो फोल्डर है, सो ये जो फोल्डर है जिसमें मैंने यहाँ पे एडवेंचर वर्क नाम का एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है, और यहाँ पे मैंने वो सारी फाइल स्टोर करके रखी। जैसे मेरे पास अभी 3 साल का ही डेटा है, तो मैंने ये डेटा आपको दे दिया एज ए यू डेवलपर, एज ए यू पावर बीआई डेवलपर, मैं एज ए कंपनी बात कर रहा हूँ। मैंने आपको 3 साल का डेटा दे दिया, आपने उस पर रिपोर्ट बना दिया। ठीक है, क्योंकि 3 साल का डेटा क्यों दिया, क्योंकि उतना ही डेटा मेरे पास था। 2018 का डेटा लेट से मेरे पास नहीं था, वो बाद में जनरेट होगा, लेट से कि अगले साल जनरेट होगा। ऐसे कंसिडर करो कि ये 2017 चल रहा है, 18 का डेटा नेक्स्ट ईयर जनरेट होगा। ठीक है, कंपनी 2018 का डेटा इसी फोल्डर में रखने वाली बात, जैसे उसने 15, 16, 17 का डेटा रखा हुआ है, तो 18 का डेटा जब जनरेट होगा तो वो इसी फोल्डर में एक नई फाइल क्रिएट करके डेटा को स्टोर करेगा। लेकिन उस टाइम पे वो क्या चाहेगा, आपने जो रिपोर्ट जनरेट की हुई है उसमें भी वो 2018 का डेटा ऐड हो, राइट? वो हर साल तो आपके पास आएगा नहीं वापस से रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, एक बार रिपोर्ट जनरेट कर लिया उसने ऑटोमेटिकली वो डेटा को पिक करना चाहिए। जिस वे से हमने अभी रिपोर्ट बनाई थी, हमने 2015, 16, 17 के टेबल इंडिविजुअली लोड किए थे पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में या पावर क्यूरी एडिटर में, व्हाटएवर। ठीक है, उसमें 2018 का डेटा लोड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 2018 का टेबल ही नहीं था वहां पे जब आपने रिपोर्ट जनरेट की थी। ठीक है,
जो 3 टेबल आपने फेच किए थे वो आपने इंडिविजुअली सेलेक्ट करके फेच किए थे, राइट? तो डेटा जब रिफ्रेश होगा तो वो 3 साल का डेटा ही रिफ्रेश करेगा, नया डेटा को वो ऐड नहीं करेगा। सो हमें क्या सोल्यूशन चाहिए इसके ऊपर? इस फोल्डर के अंदर क्लाइंट ने उसका नया डेटा ऐड किया, तो जब आपका रिपोर्ट रिफ्रेश हो जाए उसमें वो 2018 का डेटा ऑटोमेटिकली आना चाहिए। ये हो गया उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन, एक ये डायनेमिक सोल्यूशन जो बोल सकते हैं, राइट? क्योंकि कोई भी क्लाइंट नहीं चाहेगा कि हर साल वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करे आपके ऊपर, या आप वापस से वो रिपोर्ट डेवलप करके दो या नया डेटा उसको फेच करके दो। ठीक है, ये तो अननेसेसरी रिपीटेटिवली वर्क हो जाएगा ना। और एक रिपोर्ट जनरेशन होने के बाद आप कितने दिन तक उनको सपोर्ट दोगे? सपोर्ट होता है लेट्स से कि 1 साल के लिए आप सपोर्ट देते हो। नए जो सपोज क्लाइंट है उनको आप जब रिपोर्ट डेवलप करके देते हो तो 1 साल का नॉर्मली हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारी कंपनी की। कोई भी इश्यू आ जाए आपको प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग, या कोई कस्टमाइजेशन करना है, तो 1 साल तक वो सारी चीजें चलती रहती है। 1 साल के बाद तो सपोर्ट बंद हो जाएगा। फिर वो जो कंपनी है, जो लेट्स से कि मैंने आपसे रिपोर्ट बनवाए, तो मैं कहाँ पे आपको ढूंढता फिरूंगा, राइट? तो ऑलवेज मैं क्या चाहूंगा कि मेरे जो रिपोर्ट जनरेशन हुआ है वो डायनामिक हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस है। जैसे मैं पावर क्यूरी एडिटर में अभी यहाँ पे जा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, जैसे मैं न्यू सोर्स में जा रहा हूँ, यहाँ पे मोर में जब जाता हूँ, जैसे हमने टेक्स्ट सीएसवी कनेक्टर सेलेक्ट किया था, यहाँ पे हमारे पास फोल्डर ऑप्शन है, फोल्डर एज अ कनेक्टर। ठीक है, तो इस टाइम पे मैं इंडिविजुअल टेक्स्ट फाइल को कनेक्ट नहीं करूंगा, मैं उस फोल्डर को कनेक्ट करूंगा डायरेक्टली। ठीक है, उस फोल्डर को कनेक्ट करूंगा तो उस फोल्डर में जितनी फाइल्स रहेंगी उन सारी फाइल्स को वो क्या करेगा, फेच कर लेगा। ठीक है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ उस डेटा के ऊपर। लेट्स से कि मेरे पास उस फोल्डर में 10 फाइल है, लेकिन सेल्स की फाइल उसमें सिर्फ लेट्स से 3 या 4 ही है, बाकी की फाइल्स नहीं चाहिए मुझे। आई एम इंटरेस्टेड इन सेल्स फाइल, क्योंकि डेटा जो अपडेटेड होने वाला है वो सेल्स का डेटा अपडेटेड होने वाला है। तो मैं उस फाइल के ऊपर कुछ फिल्ट्रेशन लगा सकता हूँ कि वो मुझे फिल्टर आउट कर दे बस सेल्स का डेटा, या सेल्स की जो फाइल्स रहेंगी उनको फिल्टर आउट करके दे। फिर उन जो फिल्टर आउट करके जो आउटपुट बचेगा उन पे मैं क्या कर सकता हूँ, फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं? लेट्स से फर्स्टली लेट मी ऐड दिस सम डेटा, दिस फोल्डर, कैंसिल इट। से 15 की फाइल में से 201, लेट्स मी कॉपी दिस फर्स्ट। इस डेटा को कॉपी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो कॉपी मैंने बनाई है इसको ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ऐसा एक इन शॉर्ट डेटा को मैं एक बना रहा हूँ कि जहाँ जहाँ 2015 है, लेट्स से मेरे पास 15, 16, 17 का डेटा, तो मैं 2018 का डेटा इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे रिप्लेस करूंगा 2015 को 2018 के साथ। 2015 को रिप्लेस करो 2018 के साथ। ओके, इसको मैं निकाल रहा हूँ, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, क्लोज करूंगा और इसको नाम दूंगा, जैसे कि ये जो कॉपी बनाई हुई है इसको मैं नाम दूंगा 2018। ठीक है, तो अभी मेरे पास 4 साल का डेटा है। इस फोल्डर को यूज करके हमने जो अभी तक रिपोर्ट बनाई थी ये वाली, इसमें 15, 16, 17 का डेटा है। अप एंड करके जो हमने बनाया था इसमें भी 3 साल का डेटा है। अगर अभी मैं रिपोर्ट को रिफ्रेश करूं तो डेटा कुछ ऐड होगा क्या?
ये टेबल देखो रिफ्रेश भी हो गया है। पावर क्यूरी एडिटर में अगर रिफ्रेश करना रहेगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा रिफ्रेश प्रीव्यू करके जो है, इसको अगर ड्रॉप डाउन करो तो यहाँ पे रिफ्रेश प्रीव्यू भी है, रिफ्रेश ऑल भी है। रिफ्रेश ऑल करोगे तो सारे टेबल्स लोड हो जाएंगे। तो अगर मैंने रिफ्रेश ऑल किया है, लेट्स सी, रिफ्रेश इज ऑनगोइंग, रिफ्रेश हुआ है। इफ आई अगेन क्रॉस चेक ओवर हियर, लोड मोर, स्टिल यहाँ पे वो शो करेगा 15, 16, 17, क्योंकि ये जो टेबल है हमने इंडिविजुअली सेलेक्ट करके अपेंड किए हुए हैं। 18 का डेटा भले ही ऐड हुआ उस फोल्डर में, उसको हमने सेलेक्ट किया ही नहीं था या डेटा लाया ही नहीं उसका। तो अभी हमारा मोटिव क्या है, हमें डायनेमिकली वे चाहिए। अगर मैं उस फोल्डर में कोई नया डेटा ऐड करूं तो वो डेटा ऑटोमेटिकली आना चाहिए। अभी टाइम बीइंग के लिए ये जो नई फाइल ऐड की मैंने, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और बाहर कहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ अभी टाइम बीइंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 15, 16, 17 का डेटा है। अगेन आई विल गो टू द पावर क्यूरी एडिटर और यहाँ पे नाउ आई कैन यूज फोल्डर कनेक्टर। सो मैंने फोल्डर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, क्लिक ऑन कनेक्ट, यहाँ पे मुझे वो फोल्डर का पाथ पूछेगा। सो आई कैन ब्राउज टू दिस पर्टिकुलर फोल्डर। लेट्स से मेरा डेटा डेस्कटॉप के ऊपर ही है और भी है के अंदर, एडवेंचर वर्क CSV फाइल, दिस इज माय फोल्डर, ठीक है। मैं इसको ओके किया। ठीक है, अभी ये जो मुझे डेटा दिखा रहा है ये क्या है, उस फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स है ना वो सारी की सारी फाइल्स मुझे दिखा रहा है अभी, राइट। इतनी ही फाइल है ना, कैलेंडर, कस्टमर, प्रोडक्ट, ये सारी की सारी फाइल्स उस फोल्डर के अंदर है। तो अगर यहाँ पे अगर सिनेरियो ऐसे होता, वो जो फोल्डर होता उस फोल्डर में डायरेक्टली सेल्स की फाइल्स ही स्टोर होती, ये बाकी की फाइल्स अगर वहां पे नहीं होती, वो डेडिकेटेड फोल्डर होता जिसमें सेल्स की फाइल स्टोर होती, तो आप डायरेक्टली आपको उस फोल्डर को आप चूज कर सकते थे। यहाँ पे आपको दिखते समय बस ये 4 फाइल या 3 फाइल दिखती, 15, 16, 17। आप डायरेक्टली कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर सकते थे, डेटा डायरेक्टली अपेंड हो जाता है एक दूसरे के ऊपर। लेकिन इस केस में क्या है, हमें पहले डेटा को फिल्टर आउट करना पड़ेगा, राइट। ये सेल्स की फाइल जो है उनको फिल्टर आउट करना पड़ेगा। सो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा, ठीक है। मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा तो उस फोल्डर के अंदर की जितनी फाइल्स है वो यहाँ पे मेरे सामने सोर्स, एज अ सोर्स में लोड होकर दिखाई देगी मुझे यहाँ पे, राइट। देन आई कैन चूज, ये जो नेम का कॉलम है ना, इस कॉलम के ऊपर मैं फिल्ट्रेशन लगा सकता हूँ सेल्स का, कि जिस पर्टिकुलर फाइल के अंदर सेल्स की वैल्यू है उनको तुम फिल्टर आउट करो, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, दिस पर्टिकुलर कॉलम हैविंग टेक्स्ट डेटा टाइप, राइट। तो टेक्स्ट डेटा टाइप पे मैं टेक्स्ट फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इस फोल्डर को ड्रॉप डाउन करूंगा, अप्लाइंग अ टेक्स्ट फिल्टर, टेक्स्ट फिल्टर कंटेन्स, से ओपन दिस कंटेन्स, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ सेल्स, इसका क्या मतलब हुआ, नेम जो है फोल्डर्स का, राइट, उस नेम फोल्डर में जितने नाम है मेरे फाइल्स के नाम है, उन सारी फाइल्स में जब सेल्स की वैल्यू जहां पे रहेंगी उनको तुम क्या करो, फिल्टर आउट करो। तो ये सेल्स को मैं फिल्टर आउट करूंगा, ओके। तो अभी देखो मुझे दिख रही है बस 3 फाइल जिसमें सेल्स वर्ड है, ठीक है। मुझे नई फाइल स्टोर करते समय भी ये ध्यान रखना होगा कि नई फाइल में भी वो सेल वर्ड आना चाहिए, या जो नाम है, नेमिंग कन्वेंशन जो मैंने यूज किया बाकी की फाइल को स्टोर करने के लिए, सेम कन्वेंशन मुझे यूज करना पड़ेगा नई फाइल को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मेरे उस फोल्डर में 3 साल का डेटा है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। नाउ यहाँ पे देखो कंटेंट में यहाँ पे एक अपेंड करने का, कंबाइन फाइल करने का एक बटन क्रिएट हो रहा है। इस कंबाइन फाइल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, वो क्यूरी को इवेल्युएट करेगा अपने आप और एक प्रीव्यू विंडो देगा आपको कि इवेल्युएशन होने के बाद, कंबाइन होने के बाद आपका डेटा कैसे दिखेगा। आपके तीनों टेबल्स का फॉर्मेट, स्कीमा वगैरह सब सेम है, तो जो फाइनल आउटपुट मिलेगा आपको, वो आपको इतने कॉलम मिलेंगे और बेस अपॉन कुछ सैंपल रोज के हिसाब से बस आपको एक प्रीव्यू टेबल दिखेगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे ओके किया, ओके। सो अभी क्या होगा, एक एडवेंचर वर्क CSV फाइल, ये जो फाइल बनी है यहाँ पे फोल्डर का जिसको नाम है, ये जो तीनों फाइल का डेटा है वो डेटा कंबाइन होगा। इसके लिए
नेसेसरी जो क्यूरी फाइल रहेंगी, देखो यहाँ पे अलग अलग सी हेल्पर क्यूरीज वगैरह ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है, ठीक है। ये पावर बीआई खुद से करेगा, इसको आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो एडवेंचर वर्क्स का जो नया टेबल क्रिएट हुआ है यहाँ पे, अगेन मैं उसको अगर क्रॉस चेक करूँ तो ऑर्डर डेट का जो मेरा कॉलम है, इसको यूज करके मैं एक नया कॉलम बनाऊंगा ईयर का, टू चेक कि जो डेटा अपेंड हुआ है वो सारा की सारा डेटा अपेंड हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ईयर का कॉलम बना मेरे पास, अगर नाउ मैंने चेक किया यहाँ पे तो मुझे भी 3 साल का डेटा यहाँ पे दिखेगा, 15, 16, 17, ठीक है। नाउ हमारा टास्क क्या है कि उस फोल्डर में नई फाइल ऐड करके चेक करेंगे कि नया डेटा जब मैं रिफ्रेश करता हूँ रिपोर्ट को तब ऐड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सो अगेन आई गो टू दिस फोल्डर, ये जो हमने टेस्ट डेटा ऐड करके रखा है 18 का, मैं इसको कट कर रहा हूँ वापिस और इस फोल्डर में जाके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो अभी मेरे इस फोल्डर में मैंने नया डेटा ऐड कर दिया 2018 का। अगेन आई गो टू दिस पावर बीआई और यहाँ पे मैं होम में जाके इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश ऑन, ठीक है, रिफ्रेश हुआ। लेट मी चेक इस ईयर के फोल्डर में, अगर मैंने लोड मोर किया तो सी 15, 16, 17, 18, मतलब 18 का डेटा भी ऐड होगा। तो इससे क्या होगा, जब वो क्लाइंट या कस्टमर उनका नया डेटा ऐड करेगा, रिपोर्ट को रिफ्रेश करेगा तो ऑटोमेटिकली नया डेटा जो है वो आपकी रिपोर्ट्स में ऐड हो जाएगा, राइट। अंडरस्टैंड हुआ? दो ऑप्शंस हमने देखे, फोल्डर्स एंड अपेंड क्यूरीज। तो डिपेंड करता है कि आपका यूज केस कैसा है। अगर आपको उसी फोल्डर्स को यूज करके डेटा को रिफ्रेश करना है, दे कैन यूज फोल्डर कनेक्टर, डेटा को वो कंबाइन कर लेगा आपको। लेकिन अगर डेटा उतना ही है, राइट, उतना ही डेटा है और उसको ही बस आपको अपेंड करना है, देन इन दैट केस यू कैन यूज अपेंड ऑप्शन, ठीक है। दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। लेट मी अगेन आई विल जस्ट, अभी जो मैं यूज करने वाला हूँ, आई कैन यूज दिस एडवेंचर वर्क CSV फाइल, जो मैंने फोल्डर से लिया हुआ डेटा है उसको यूज करूंगा। इन टेबल्स की मुझे नेसेसिटी नहीं है, मैं इनको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। नाउ आपके लिए एक टास्क रहेगा, इसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही रहेगी। हमने अभी जो अपेंड देखा, हमारे पास 3 अलग अलग फाइल थी, 15, 16, 17 की 3 अलग अलग फाइल थी, हमने तीनों को अपेंड किया था। आपका टास्क एक रहेगा, मेरे पास एक ही एक्सेल की फाइल रहेगी, या आपकी डेमो, आप कोई डेमो फाइल बना सकते हो एक्सेल की, जिसमें 3 अलग अलग शीट है। अभी हमारे पास 3 अलग अलग फाइल थी, आपका सिनारियो रहेगा एक ही शीट में, एक ही एक्सेल में 3 शीट रहेंगी। ऐसे कंसिडर, ऐसे इमेजिन करो कि एक एक्सेल है जिसमें शीट 1 में 2015 का डेटा है, शीट 2 में 2016 का डेटा है, शीट 3 में 2017 का डेटा है। यस, एक वर्कबुक में 3 शीट, आपको उस डेटा को अपेंड करना है, ठीक है। ऑनलाइन सर्च करो, जहां से इंफॉर्मेशन गैदर करना है करो, लेकिन सर्च करके कल मुझे इसका आंसर दो कि उसको कैसे करेंगे तुम लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सिनारियो पूछते हैं इंटरव्यू को, थोड़ा सर्च आउट करो, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। बहुत सारे आंसर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन ट्राई आउट करो। पहले इसको ट्राई करो जो हमने आज पढ़ा, उसके बाद उस सिनारियो को ट्राई करो। सिनारियो समझ में आया सबको ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, Yes, sir. sir. कुछ भी आप डेमो दे सकते हो। मैं डेमो के लिए बनाना है तो मैं, जैसे कि मैंने नाम दे दिया कुछ नंबर्स, वर्कबुक को नाम दिया नंबर्स। पहले शीट में मैंने 1 2 3 लिखा है, दूसरे शीट में 4 5 6 लिखा है, तीसरे शीट में 7 8 9 लिखा। तीनों को अपेंड करूंगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंपल सिनारियो, कॉम्प्लिकेशन भी मत जाओ, डेटा कैसे भी हो अपेंड होने वाला है। आप ऐसा सिंपल सिनारियो में भी सॉल्व कर सकते हो, टिपिकल सिनारियो ये डेटा को लेके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। रिपोर्ट रिफ्रेश में एरर आएगा, यस।
नो नहीं, बट डेटा मोस्टली डिलीट होता ही नहीं ना, क्योंकि डेटा जहाँ से आप फेच करते हो वो तो सर्वर वगैरह होता है, कंपनी का सिक्योर एरिया होता है जहाँ से डेटा डिलीट नहीं होता। ठीक है, आप एक लोग काम करो, बाहर किसी समय अटेंडेंस दे दो। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ डाउट है?